तो दोस्तों आज हम नए सेट एडिटोरिया वॉल्यूम 1 जो लॉन्च किया गया हाल ही में उसी का सेट प्रैक्टिस नंबर 1 है जो आज से रेगुलर बेसिस पे पीएसएससी सीजीएल के लिए चला जा रहा है जो कि डेली कोशिश करूंगा कि डेली चलाने का प्रयास करूंगा आप सभी के लिए जो फायदेमंद होने हो सकते हैं साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की। बोलना तो दूर की बात है, बोलना तो दूर की बात है, देखने को भी तरसेंगे वो लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेरा है। तो सही बात है दोस्तों, जिस पे आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वही आपके विश्वास पे पानी फेर देते हैं या भरोसा को तोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपको जो है दोस्तों मेहनत लगातार रेगुलरिटी मेंटेन करते हुए मेहनत करना है ताकि आप अपने परिवार के लिए मोटिवेशन, परिवार के लिए शान बन सकें। तो चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है, यानी कि किस संविधान का माना जाता है। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत 2/3 जो है तत्वों को संविधान में इसी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही लिया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव 1935 अधिनियम को माना जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रारंभ में जो दोस्तों हैं जो है केवल 7 मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार को प्रदान किए गए थे। बाद में इसको एक जो मौलिक अधिकार है जो बाद में घटाकर अब जो वर्तमान में पूछे तो 6 रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि मौलिक संपत्ति के अधिकार जो है इसको जो हटाकर 300 ए में स्थानांतरित कर दिया है, इसीलिए अब जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है हमारे गांधी जी का जो सपना था, आदर्श था, ग्राम पंचायतों का गठन और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना और कृषि एवं पशुपालन को का संगठन। ये तीनों को तीनों जो है महात्मा गांधी के आदर्श थे और मजदूरों का संरक्षण ये आदर्श नहीं थे। आंसर इसका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है। तो राज्यों की सहायता अनुदान की हम बात करें तो ये वित्त आयोग के समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 280 के तहत वित्त आयोग का गठन मिलता है अनुच्छेद में। अब बात करते हैं भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित की गई है तो किसमें? केंद्रीय सरकार में, यानी कि 248 के अनुच्छेद 248 के तहत तीनों अनुसूचियों में जो शामिल नहीं रहते हैं, जो विषय शामिल नहीं है, तो इसके तहत जो है केंद्र सरकार जो है अपशिष्ट शक्तियां यानी कि केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकते हैं। और जो विषय शामिल नहीं है तीनों अनुसूचियों में बात करते हैं, संसूची, राष्ट्रसूची, समवर्ती सूची में, और वो जो जो बचा हुआ शेष विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। याद रखिएगा 248 अनुच्छेद के तहत ये कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों वो केंद्र सरकार में ही निहित किया गया है। अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित किया गया है। अब बात करते हैं भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार सलाहकार की बात करते हैं भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। और वही बात करते हैं राज्य स्तर की हम बात करें तो यह किसे कहा जाता है? राज्य स्तर का जो कानूनी सलाहकार होता है मुख्यमंत्री का तो उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो 169 यानी कि 169 के तहत जो है भारतीय राज्य विधान परिषद को बनाया या फिर समाप्त किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो भाग 8 में बताया गया है। और वहीं बात करते हैं भाग 9 में तो ये पंचायती राज से संबंधित इसमें विषय का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है। कोका कोला जैसे आप लोग पीते हैं गर्मी के समय में तो उसमें जो पेय पदार्थ जो होते हैं कोका कोला जैसे पेय पदार्थ उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है। किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा किसके कारण
फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ये खट्टा स्वाद अनुभव होता है। तो आप जाने हैं लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दूध में पाया जाता है, और मैं बात करें ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो इसमें घास आदि में पाया जाता है। वहीं बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स होता है। इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो ये पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। अब बात करते हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व है तो यह हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन। और वहीं बात करते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन, दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला ऑक्सीजन। अब वही बात करते हैं स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो बात करते हैं यह बॉयल का नियम कहलाता है। बात करते हैं अब धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। धुआं की हम बात करें, देख रहे हैं आप धुआं जैसे उड़ता है तो आपको महसूस होता है, इसमें क्या महसूस कर सकते हैं, ये किसका मिश्रण हो सकते हैं? तो धुआं जैसे गैस होता है, उसमें ठोस पदार्थ होता है, यानी गैस में ठोस का मिश्रण धुआं होता है। वहीं बात करते हैं अब ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि नहीं है वो पूछता है। ऑक्सीकरण अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला, दोनों एक साथ व्यवहार करता है, कौन नहीं करता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल जो है दोनों एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों करते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो है वो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की हम बात करें तो यह सी राजगोपालाचारी थे। अब वही बात करते हैं भारत के प्रथम, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं होगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। अगर वहीं हम बात करते हैं अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वायसराय की हम बात करें तो भारत के अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन हैं। अब वहीं बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। अब वही बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और वही बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल और भारतीय भी पूछे तो यह सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात करते किरण बेदी थी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अब ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस जो थे किस राज्य के उपराज्यपाल बने थे। गवर्नर यानी कि बात करते हैं उपराज्यपाल बने थे हाल ही में कुछ दिन पहले। तो आपको कमेंट करके इसका जवाब बताना है। अब बात करते हैं प्रथम महिला आईपीएस तो किरण बेदी। प्रथम महिला आईएएस की बात करते हैं अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। कौन? अन्ना जॉर्ज। अब बात करते हैं कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश की हम बात करें तो यह चीन हो जाएगा, जिसने की प्रथम कागजी मुद्रा जारी किया था। अब वही बात करते हैं फॉल बैक। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक शब्द की हम बात करें इस किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। किससे? याद रखिएगा, कुश्ती से। अब वही बात करते हैं भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? भारत की हम बात करते हैं 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। अब वही पूछे तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1930 से हुआ था। कब से? 1930 ईस्वी से हैमिल्टन के कनाडा यानी कि कनाडा देश के हैमिल्टन शहर से इसका शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दोस्तों मैथ आ जाते हैं। जो मैथ आसान लगे तो उसका आंसर हम बताने का कोशिश करेंगे। जो मैथ जो बनाने लायक मतलब बिना बनाए उसका आंसर नहीं बता सकते हैं उसको हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम मैथ को नहीं सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको मैथ के सॉल्यूशन चाहिए तो कम से कम 50 से 100 कमेंट जो चाहिए 50 से 100 कमेंट इस वीडियो के नीचे कीजिए। तो इसके लिए हम अलग से जो है मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन यानी कि रीजनिंग का सॉल्यूशन देने का अलग से क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं यदि 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये 12 हो जाएगा।
अब वही बात करते हैं, 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो नई संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 96। अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। इनमें से सबसे छोटी संख्या की बात करें तो ये √2 हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं 3√2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें सरलतम मान निम्नलिखित में से कौन से होंगे। इसका सरलतम मान की हम बात करें तो इसका डी इसका सरलतम मान हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है, देख सकते हैं ए का मान और बी का मान, सी का मान। इस पे आपको जो है इसी तरह आपको इस पे बैठा कर सॉल्यूशन निकाल लेना है, तो इसका आंसर बी निकल जाएगा। अब वही बात करें इसका, तो इसको आप क्या करना है, तो इसमें जो है इसको आपको मान निकाल लेना है। इस पे क्यूब रूट, जैसे 64 है तो 64 का आपको 4 में क्यूब करके तोड़ देना है, और इसमें 16 को भी 4 करके तोड़ देना है। तोड़ने के बाद जो है आपको इसमें घटा देना है, तो इसका आंसर 3.8 निकल जाएगा। अब कहता है दोस्तों, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो इसका आंसर की बात करें तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों घनाभ के विमाओं के बारे में। दिया हुआ है घनाभ का विमाओं और उसका आयतन भी 3000 घन सेमी दिया है। इसको क्या करना है, 2x² गुने 3x² और गुने 4x² करके इसको निकाल देना है और 3000 में भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद जो आपको निकल जाएगा, उसके बाद उसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो संपूर्ण इसमें जो आपको निकालने के बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पे बैठा के निकालने के बाद आंसर ए निकल जाएगा। अब वही बात करते हैं आप 28 की, तो 28 की बात करते हैं तो पाइप ए 125 सेंटीमीटर लंबा है और आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का 3-4 सेमी दिया हुआ है। तो उसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो इसका सूत्र है 2 पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एच। इस पे आपको ये बैठा देना है, तो इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा सी। अब दोस्तों मैथ को स्किप करते हैं वीडियो लंबा हो जाने के कारण। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो इसके लिए हम मैथ का सॉल्यूशन और रीजनिंग का स्पेशल क्लास लाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जीके जीएस की। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, तो बात करें गुजरात का सबसे अधिक लंबा है, और दूसरे नंबर की हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगर आपको पूछे कि समुद्र तट कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री तटों से सीमा साझा करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुल 9 राज्य हैं, जिसमें कि आप इस देख सकते हैं कि भारत का कुछ इस तरह मैप दिया हुआ है। आप यहाँ इस तरह मैप है, तो देख सकते हैं ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। अब बात करते हैं 9 कैसे हुआ, तो पश्चिमी घाट में कुल 5 राज्य है जो कर 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं गुजरात, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। कर्नाटक केरल हो गया। 5 राज्य जो है पश्चिमी घाट पर है, और 4 राज्य जो है बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य जो है पूर्वी राज्य पर। टोटल मिलाकर 9 हो जाता है। ये 9 के 9 राज्य है जो समुद्र मतलब समुद्री तट रेखा से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा की हम बात करें तो ये सिपकिला दर्रा और बंगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। नाथुला दर्रा की बात करें, ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। और जुजिला दर्रा की हम बात करें जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में है, मेघालय में नहीं है, ये गलत है। ये आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी की हम बात करें तो यह किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक भू क्षेत्र की हम बात करें, सर्वाधिक मिट्टी जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वही बात करते हैं काली मिट्टी की, कपास के लिए काली मिट्टी पाई जाती है जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि में ये काली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की हम बात करते हैं चाय की खेती, चाय कॉफी के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यह जो परियोजना है सलाल,
उड़ी और दुलहस्ती, ये तीनों के तीनों जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो कि पार्वती की बात करें तो ये पार्वती हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पार्वती की हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित जल विद्युत परियोजना। अगर वहीं जल विद्युत परियोजना की हम बात करें, सबसे पहले जो 1897 ईस्वी से 97 से तो कलकत्ता के दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। और वहीं बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की शुरुआत, सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना शुरुआत 1902 में हुआ था, दूसरे नंबर पर, याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो बात करते हैं चौथे नेशनल वाटर फोर की लंबाई की हम बात करें, सबसे ज़्यादा है, कितना है? तो 2890 किलोमीटर, 2890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब वहीं बात करते हैं एक की लंबाई की बात तो 1620 किलोमीटर है। और दो की हम बात करें तो दो की बात 891 कि 891 किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं थ्री की, तो थ्री की बात करें 365 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कितना है? 365 किलोमीटर। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम बात करें तो वाराणसी में स्थित है। वहीं बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। और बात करते हैं पटना में पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। अब वही बात करें निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो ये पंपास नहीं है, पंपास नहीं है। अब बात करते हैं इसके बारे में। पंपास घास के स्थल पूछे तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। और सवाना की बात करते हैं अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस की बात करें तो ये कंपोस ब्राजील में और लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन की हम बात करें तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 ईस्वी में था, 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? निम्न में से कहाँ अवस्थित है, यानी कि इसको शॉर्ट में नीरी कहा जाता है। नीरी की हम बात करें तो यह नागपुर में, नीरी नागपुर में ये ट्रिक पर ही अवस्थित है। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद की हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करें तो यह ओजोन परत के क्षरण को रोकने से, ओजोन परत के क्षरण से रोकने के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अब यह बताना है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस देश में आयोजित हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था, ये बताना है कमेंट करके। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध थी सभ्यता की हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर निगम के लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म अपना लिया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि जीवन के अंतिम पड़ाव में जैन धर्म को अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी बौद्ध कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला, गो से ग्रीक, गो से गंधार, याद रखिएगा, ट्रिक पढ़िए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह जाना जाता है। अब बात करते हैं चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल पर? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश की बात करें तो लोधी वंश था। कौन सा? लोधी वंश था। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कि इसके कालक्रम की, ये अक्सर पूछे जाते हैं, कालानुक्रम के अनुसार पूछे जाते हैं। गुल खिले 2 से
लोभी यानी कि गुल खिले तुसे लोभी, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। ये कालानुक्रम के अनुसार से पूछे जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं गुलाम वंश की गुलाम वंश का कार्यकाल की हम बात करें तो ये 1206 से 1290 तक था। अब बात करते हैं खिलजी वंश की, तो यह खिलजी वंश की हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल की बात 1290 से 1320 तक था। अब बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की हम बात करते हैं 1320 से 1414 तक था, 1414 तक। अब बात करते हैं वहीं सैयद वंश की, तो सैयद वंश की हम बात करें तो इसका कार्यकाल की बात करें 1414 से लेकर 1451 तक था। कितना? 1451 तक। अब वही बात करते हैं लोधी वंश की, तो लोधी वंश की हम बात करते हैं इसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 तक था, 1526 तक, जिसे बाबर ने इसे हराया था 1526 में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए-इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य की हम बात करें तो विश्व बंधुत्व जो है इसका मूल उद्देश्य था। और दीन-ए-इलाही धर्म की हम बात करें तो 1582 ईस्वी में चलाया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो थे, कौन थे? याद रखिएगा, कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अब बात करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में किया गया था। 15 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। और 1930 में बात करें तो यह दांडी मार्च चलाया गया था। अब बात करते हैं किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? गांधी इरविन समझौता से पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। इससे पहले जो है सविनय आंदोलन हुआ था। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने की गीतांजलि इनमें से किसका संग्रह है? तो यह कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि जो है कविताओं का संग्रह है। भारत में किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो यह इंडोनेशिया को हराकर पहली बार जो है थॉमस कप का खिताब जीता है। ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस हाल ही में भारत में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यह राजीव कुमार को बनाया गया है। किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। अब बात करते हैं दुनिया के पहले पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो पहियों के संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा, यह कोलकाता में किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया। अब बात करते हैं टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी कि टाटा आईपीएल का 2022 का खिताब की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। पहली बार में ही इसने यह खिताब जीता है। तो बात करते हैं इससे पहले आईपीएल की, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। और पहली बार किसने जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अब वही बात करते हैं सबसे अधिक यह आईपीएल का खिताब जीतने वाला टीम कौन सा है? तो मुंबई इंडियंस है सबसे सर्वाधिक बार। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है, दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस। अब बात करते हैं कि इस ये पूछे जा सकते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है हम बताते हैं। तो ये आईपीएल जो है पूछे जा सकते हैं किस क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। तो इसका जो है इसका जो है किसने किया था? तो प्रायोजक कौन थे? तो ये टाटा थे। कौन थे? पर इसका 15वें आईपीएल की बात करें तो प्रायोजक टाटा थे। अब वही बात करते हैं कि आईपीएल में जो पहले जो पूछे जा सकते हैं, तो 2022 में कुल कितनी टीम थी? 10 टीम थी। दो नए टीम कौन से है? तो लखनऊ, एक तो लखनऊ था और दूसरा गुजरात था। और इससे पहले जो आईपीएल में कुल 8 टीम हुआ करते थे, याद रखिएगा, 8 टीम हुआ करते थे। अब इसमें आपको बताना है कि पर्पल और ऑरेंज कप किसको मिला है? कमेंट कर देना है पर्पल और ऑरेंज कप। ये सारे के जितने क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकेंगे। अब वही बात करते हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताना है पर्पल और ऑरेंज कप का खिताब किसको मिला है। अब बात करते हैं एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है?
तो किस देश की प्रधानमंत्री बनी हाल ही में? फ्रांस की। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में लगातार दूसरी बार हाल ही में जीत दर्ज किया है। तो कौन? इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, जो लगातार दूसरा कार्यकाल हुआ है। याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? 2022 हेतु किसे चुना गया? तो यह गीतांजलि श्री को चुना गया है। अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है। अब बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या था? तो इसका थीम की बात करते हैं इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका थीम था। याद रखिएगा 2022 का है। बात करते हैं राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जैकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो यह भारत के द्वारा मंजूरी दी है आपातकालीन उपयोग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो यह क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं इंसुलिन की आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन की आविष्कार की बात करें तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश कहा जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे के से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 थायमिन ये सही सुमेलित है। विटामिन डी की बात करें कैल्सीफेरॉल ये सही है। विटामिन ए की बात करते हैं एस्कर्बिक अम्ल नहीं। विटामिन ए की बात करते हैं रेटिनॉल कहा जाता है, ये एस्कर्बिक अम्ल की बात करें। विटामिन सी में जो है एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। और वहीं बात करते हैं विटामिन B12 साइनोकोबालिन ये सही है। ये सी का की बात करते हैं ये गलत है। विटामिन ए का नाम की रासायनिक नाम बात करते हैं रेटिनॉल होता है। अब बात करते हैं डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा क्या होता है? डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा की बात करें तो पेंटोस शर्करा पाया जाता है। कौन सा? पेंटोस शर्करा पाया जाता है। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। अब कैंसर के अध्ययन की बात करते हैं ऑन्कोलॉजी कैंसरों के अध्ययन को कहा जाता है। अब बात करते हैं कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, बात याद रखिएगा। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो कौन करता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करते हैं। कौन करते हैं? लाइसोजाइम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अमाशय अम्ल का स्त्रावन करते हैं, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है, ये भी सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी सही है। और बात करते हैं इसका आंसर की तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव शरीर में स्मरण क्षमता की हम बात करें सेरिब्रम में होती है। कहाँ पर? सेरिब्रम में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो भारत में करेंसी नोट की हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। कब? 1935 में। अब बात करते हैं भारतीय साख समिति द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सभी के सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है?
किस वर्ग आयु वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है? तो ये 18 से 60 आयु वाले वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है। सॉरी, इसका आंसर ये 18 से 60 नहीं होगा, ये गलत है। 18 से 50 आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है, ये बी सही है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। अब बात करते हैं स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। स्वतः परिवर्तन नहीं होने को जड़त्व कहा जाता है। क्या? जड़त्व। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल द्वारा परिवर्तन किया जाता है। डायनेमो की बात करें तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब बात करते हैं किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी द्रव के तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव की बात करें तो यह घट जाएगा। क्या होता है? घटता है। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि के किस पर होता है? तो ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। अब बात करते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज को किसमें लगाया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। किसमें? गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। लोकलांसेट सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। लोकलांसेट सेल में या लेकलांसेट सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण की बात करें तो स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखने का कारण होता है अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन के कारण जो है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? रंग या वर्ण का अपवर्तनांक की बात करें सबसे अधिक होता है तो बैगनी का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और कम की बात करें तो ये लाल का सबसे कम होता है। अब वहीं अगर पूछे आपको तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। याद रखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि और भी आगे अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।